नमस्कार बच्चों, सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय दिल्ली की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 में हमारी हिंदी विषय है, जिसमें हमारी एक अंतिम कविता शेष थी राजेश जोशी, जिनकी कविता का नाम है बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो कविता को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम उनके जीवन परिचय को पढ़ते हैं। पहले बच्चों, इनका जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था और इन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता का मतलब कि जो हमारे घर में समाचार पत्र आते हैं, अखबार आते हैं, उन अखबारों में जो खबरें तैयार करने वाले व्यक्ति जो होते हैं वे पत्रकार होते हैं। और कुछ साल तक अध्यापन करें, अर्थात विद्यालय में इन्होंने पढ़ाया भी है। राजेश जोशी जी कविताओं के अलावा कहानियां, नाटक, टिप्पणियां भी लिखी है इन्होंने। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतर भी किए। नाट्य रूपांतर का मतलब है कि कहानी की उस कहानी को नाटक के रूप में लेखन का काम भी राजेश जोशी जी ने किया है। कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी किया। यार बच्चों, आपको पता होगा कि जो फिल्म बनती है, फिल्म की जो कहानी होती है वो कहानी की तरह नहीं होती, उसे पर्दे के हिसाब से लिखा जाता है कि जिस प्रकार एक दृश्य होता है उस एक दृश्य के अनुसार उसके संवाद लिखे जाते हैं, फिर जो दूसरा दृश्य होता है उस दूसरे दृश्य के अनुसार उसका संवाद लिखा जाता है। तो इस प्रकार किसी भी कहानी की को अगर हमें फिल्म के रूप में प्रदर्शित करना है तो उसके लिए जो लेखन होता है उस लेखन को पटकथा लेखन कहते हैं। तो राजेश जोशी जी ने अनेक फिल्मों के लिए भी क्या है ऐसी पटकथाएं, पर्दे पर प्रदर्शित की जाने वाली कथाओं को लेखन किया है। उन्होंने भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना भूमिका कल्पतरु यह भी एवं माइकोवस्की की कविता का अनुवाद पतलून पहना बादल नाम से किया है। भर्तृहरि जी हमारे संस्कृत के बड़े विद्वान हुए, ऋषि भी हुए हैं, और माइकोवस्की भी विदेशी विद्वान हैं। इनकी कविताओं का अनुवाद, इनकी रचनाओं का अनुवाद राजेश जोशी जी ने किया है। कई भारतीय भाषाओं के साथ अंग्रेजी, रूसी, जर्मन में भी राजेश जी की कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। ये इन्होंने इतना अच्छा लेखन कार्य किया है कि विदेशी भाषाओं के अंदर, अंग्रेजी, रूसी और जर्मन भाषाओं के अंदर राजेश जोशी जी की जो कविताएं हैं उनका अनुवाद किया गया। इन्होंने तो अनुवाद किया ही किया है, दूसरी भाषाओं की रचनाओं को हिंदी में लिखा है, परंतु इनकी कविताओं का अनुवाद भी अन्य विद्वानों ने किया है। राजेश जोशी जी के काव्य संग्रह है एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच। ये इनकी काव्य संग्रह माने कविताओं का संग्रह है। उन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। राजेश जोशी जी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाले होते हैं। सामाजिक अभिप्राय का मतलब है कि समाज में जो कमियां, उन कमियों के कारण जो समाज में एक अनुशासनहीनता का, एक संवेदनहीनता का, एक क्रूरता का जो वातावरण बनता है, उन विषयों को राजेश जोशी जी ने क्या है उठाया और उन विषयों को एक ऐसा रूप प्रदान करके, एक ऐसी संरचना प्रदान करी उन्होंने कि वह हमारे सामने हमारे समाज की कमियों को उजागर करता है। जिसका एक उदाहरण हमारी ये कविता भी है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। वे जीवन में के संकट में भी गहरी आस्था को उभारती है कि हमें उम्मीद जगाती है, एक आशा का संचार हमारे अंदर करती है उनकी कविताएं। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली, वाणी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त है कि जो रचना इन्होंने लिखी है, जिस लहजे, जिस भाषा में लिखा है, जिस तरीका है वो बड़ा सहज है। और जो जिस क्षेत्र की कविता का विषय इन्होंने लिया है उसी क्षेत्र की भाषा, बोली का प्रयोग इन्होंने अपनी कविताओं के अंदर भी किया है। उनके काव्यों में आत्मीयता और लयात्मकता, आत्मीयता मतलब हमारा उनका जुड़ाव हो जाना, और बड़ी जुड़ाव वाली कविताएं हैं, और लय इसे गाया भी जा सके, इसे या तुकबंदी भी की जा सकती है, तथा मनुष्यता को बचाए रखने के लिए निरंतर संघर्ष भी किया। दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी को जितना प्रबल दिखाई देता है, उतना ही वे जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए भी बेचैन दिखाई देते हैं। यह कविता भी एक नमूना है कि किस प्रकार बचपन खत्म हो रहा है। बचपन खत्म होने का मतलब है कि आने वाली युवा पीढ़ी खत्म होती जा रही है। और राजेश जोशी के साथ में हमें इसके साथ एक उम्मीद, एक विश्वास भी है कि हम ऐसी स्थिति से जल्द उभरेंगे और उभरने के बाद ये जो हमारी सृष्टि है एक नई नींद, एक नया रूप जरूर लेगी। प्रस्तुत जो कविता हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर बचपन छिन जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबनाओं की ओर इशारा किया, अर्थात हमारे समाज की और हमारी आर्थिक जो मजबूरियां रही है, धन की कमी है,
जो उसके कारण हमारा जो बच्चों का बचपन है, बचपन में खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग, जीवन का जो वास्तविक क्षण उन्हें जीना चाहिए था, जो उम्र उन्हें जीनी चाहिए थी, उससे वे क्या है, वंचित, अर्थात उनसे वे दूर है। वो दूर होना कवि को अखर गया और उस अखरेपन की यह नजर हमें मिल रही है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो हम जब इस कविता को पढ़े तो ये बड़ी सरल सादी भाषा में लिखी हुई है और जैसा कि हमने परिचय में पढ़ा कि इनकी वाणी जो है बड़ी सरल सहज भी है, साथ में जिस भाषा, जिस क्षेत्र को इन्होंने चुना उस क्षेत्र के शब्द भी प्रयोगी हैं और बड़े सुंदर हमें बिंब दृश्य देखने को हमें इनकी रचनाओं, अपनी कविताओं के अंदर देखने को मिलेगा। जैसे कि लिखा सबसे पहले कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह से। सभी व्यक्ति काम पर जाते हैं, हमारे घरों में भी जाते हैं, हम सुबह आते हैं तो काम पर आ रहे हैं, आप जब विद्यालय आते हो तो अपने विद्यालय का काम आ रहे हो। तो कवि ने अचानक एक बार देखा कि जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे थे, वो कोहरे से ढकी सड़क का मतलब हो गया कि मौसम सर्दी का है और बड़ी गहरी धुंध पड़ रही है। उस धुंध के वातावरण में उन्होंने देखा कि बच्चे सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं, काम पर जाने का मतलब वे ऐसे बालक हैं जो अपनी आर्थिक मजबूरियों के कारण, अपनी सामाजिक मजबूरियों के कारण जो उनके बचपन का कार्य था, उनका शिक्षा थी, उनका खेल था, जो बचपन का मूल्य था, वो उससे वंचित हैं, वे उससे दूर हैं और क्या कर रहे हैं, वे अपने ही पेट पालन के लिए, अपनी भूख को दूर करने के लिए, भोजन की व्यवस्था के लिए काम कर रहे हैं। कब जा रहे हैं, तो कहा सुबह सुबह जा रहे हैं, बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस पंक्ति को दोबारा दोहरा करके यह साबित करने का प्रयास किया कि वे इस बात पर विशेष ध्यान देना चाह रहे हैं कि बच्चों से जो काम करवाया जा रहा है, बच्चों से जो मजदूरी करवाई जा रही है, ये चिंता का विषय है। आगे कहा कि हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। कौन सी पंक्ति? कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, यह सबसे दर्दनीय बात है। लेखक कवि को यह बात बड़ी चुभी है और वो कहते हैं कि यह भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना। और कहते हैं कि यह भयानक तो लगता ही है, बड़ा दयनीय और थोड़ा कहते हैं दुर्दांतकारी विषय रहा है कि यह बच्चों का काम पर जाना भविष्य की समस्त भावनाएं नष्ट करता है और इसका वर्णन कर जो किया जाए वो सिर्फ लिखा जाता है, जबकि कवि ये कहते हैं कि लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल किया जाए। यह सवाल होना चाहिए हमारे समाज से, हमारी सत्ता से, हमारे राजनीति के लोगों से कि जो बड़े ही विकास के नाम पर जो दावे करते हैं, उन दावों की जो पोल खोलने वाले हैं ये बच्चे थे जो काम पर जा रहे हैं। अगर वास्तव में हमारा देश प्रगति कर रहा है, कर चुका है, तो ये बच्चे काम करके जा रहे हैं। लेखक कहते हैं कि इसका विवरण नहीं लिखा जाना चाहिए, बल्कि यह तो एक सवाल के रूप में हमारे सामने खड़ा होना चाहिए, हमें इसे सवाल की तरह लेना चाहिए। और सवाल क्या कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, बच्चे क्यों जा रहे हैं काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। ये एक सवाल हमारे सामने भी उपस्थित होता है कि वास्तव में हम जो कई बार देखते हैं सड़क के किनारे या कहीं मकान बन रहा हो तो वहां पर बच्चे छोटे छोटे काम करते हुए हमें मिल जाते हैं। हमें बहुत बार होटलों पर भी छोटे छोटे बच्चे काम पर मिल जाते हैं। हमें बाजार में सब्जी की रेहड़ियों पर, किराने की दुकान पर छोटे छोटे बच्चे काम करते हुए मिल जाएंगे। लेकिन कवि कह रहा है कि ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। तो भाई हमारे सामने यह भी सवाल है कि लेखक, कवि बार बार लेखक के साबित क्या करना चाह रहा है, बच्चों को जाना कहाँ चाहिए था अगर वो काम पर नहीं जाए। तो आगे कहता है कि क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, कि बच्चों का बचपन है खेलने का, तो कहते हैं कवि कि क्या उनके खेलने की जो गेंद है, जो बॉल है, वो अंतरिक्ष में फेंक दी गई है क्या सारी, जो गायब हो गई है, जो धरती पर नहीं है, वो उस गेंद से खेलने के लिए? क्या दिनकों ने खा लिया सारी रंग बिरंगी किताबों? बच्चों का वास्ता है पुस्तकों से, वे पुस्तकें क्या दीमक के खा करके नष्ट करेगी? दीमक क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए सारे खिलौने? अरे बच्चों का बचपन जो है वो खिलौनों से है, और क्या वो सारे सारे खिलौने किसी पहाड़ के नीचे आकर दब गए जो बच्चों को मिल नहीं रहे?
और आगे क्या कहा है कि क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें। मदरसे में विद्या के केंद्र, पाठशालाएं, विद्यालय, स्कूल, क्या ये सारे के सारे स्कूल किसी भूकंप के कारण नष्ट हो गए जो बालक वहां नहीं जा रहे? क्या सारे मैदान, क्या सारे बगीचे और घरों, आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? क्या कि घरों के जो आंगन है यह भी सब के सब नष्ट हो गए? कहने का मतलब क्या है कि बच्चों का बचपन किस लिए है? बच्चों का बचपन बॉल से खेलने के लिए, गेंद से खेलने के लिए। बच्चों का बचपन किताबों में है, उनको पढ़ना, उनको सीखने से है। बच्चों का बचपन खिलौनों से है, बच्चों का बचपन विद्यालयों में जाने से है, बच्चों का बचपन मैदानों में घूमने से है, खेलने से है, बगीचों में घूमने से है, घरों के आंगन में खेलने से है। क्या वो सब के सब नष्ट हो चुके हैं? फिर आगे प्रश्न फिर खड़ा होता है, तो फिर बचा ही क्या है दुनिया में? अगर बच्चों के लिए मैदान नहीं है, अगर बच्चों के लिए बगीचे नहीं है, बच्चों के घरों के लिए आंगन नहीं है, विद्यालय नहीं है, पुस्तकें नहीं है, खिलौने नहीं है, गेम नहीं है, तो फिर सृष्टि के अंदर बचा ही क्या है? क्यों? हम छोटी सी कल्पना करें, अगर ये बच्चे अगर नहीं होंगे, अगर बच्चों की शिक्षा व्यवस्था सही नहीं होगी, बच्चों का खेल के द्वारा शारीरिक विकास नहीं होगा, तो इस सृष्टि में भविष्य में होगा क्या? इस सृष्टि में भविष्य पर ऐसा कुछ होना ही नहीं है। इस सृष्टि में विकास होना ही नहीं है। इस सृष्टि में शिक्षा व्यवस्था होनी नहीं है। इस सृष्टि में अच्छी शासन व्यवस्था होगी ही नहीं, क्योंकि खेल और शिक्षा सिर्फ एक माध्यम नहीं है, एक जीवन को चलाने का जरिया मात्र नहीं है, एक व्यवस्था है इस सृष्टि को और सुंदर बनाने की। फिर कहता है कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। क्या होता? भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा ये है कि सारी चीजें हसब मामूल का मतलब है यथा, जैसे कि जैसी है, यथा जैसा है वैसा का वैसा है। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे का अगर कहता है कि ऐसा होगा, कैसा होगा? ये सारी गेंद में अंतरिक्ष में चली जाती, अगर सारे खिलौने पहाड़ के नीचे दब जाते, अगर सारी पुस्तकें दिन के खा जाए, सारी इमारतें अगर नष्ट हो जाए, अगर सारे बगीचे, मैदान, घर आंगन सब नष्ट हो जाए, तो ये दुनिया का है, ये सृष्टि किस काम की? तब कहते हैं कि अगर ऐसा होता है तो ये सब छोटे छोटे बच्चे सड़कों पर लेंगे और ये सब के सब नष्ट हो जाएंगे। तो कहने का मतलब, कहने का अभिप्राय, कवि का मूल भाव एक कि जो बच्चों का बचपन है वह नष्ट होने से बचाना है। ये जो वास्तव में विकास के नाम पर मुझे दिखाई दे रहा है, इसके खिलाफ आवाज उठानी। ये बच्चे इस व्यवस्था की पोल खोल रहे हैं। बच्चों को बचपन लौटाना है, बच्चों को बचपन में वह शिक्षा देनी है, बच्चों का बचपन खेल में है, खेलों के द्वारा उनका शारीरिक और सर्वांगीण विकास करना है। इस बात को हमें ध्यान में रखना है और इसी संवेदना को लेकर के लिखी गई है यह कविता बच्चे काम चाह रहे हैं। तो लेखक का, कवि का सवाल क्यों से है, पर हमें ही इसको दूर करने का प्रयास करना कि हमें शिक्षा को और खेल इन दोनों को समान महत्व देना है और बचपन इसी में है और इसको अच्छे से जीना है। तो यह हमारी कविता हुई। तो आज के लिए इतना ही, और इसके साथ में ही ये जो हमारी किताब है ये भी पूरी होती है। आगे एक नए विषय के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।